सो लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं आपको एक निफ्टी 50 का ऐसा चार्ट दिखाऊंगा जो एज एन इन्वेस्टर आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देगा टूवर्ड्स इंडियन स्टॉक मार्केट। देखिए स्क्रीन पे जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये है निफ्टी 50 का 1 ईयर टाइम फ्रेम पे चार्ट। बेसिकली हर एक कैंडल एक पूरे साल के परफॉर्मेंस को, कैलेंडर ईयर के साल के पूरे परफॉर्मेंस को आपको डिनोट करती है। सो एज यू कैन सी 2016 से लेके आज तक एक भी ऐसा साल नहीं था जब निफ्टी 50 ने रेड कैंडल क्लोजिंग दी है। कहने का मतलब है, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 2016 से सिर्फ एसआईपी भी कर रहा है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े लिखे, सिर्फ एसआईपी भी कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो आज उसने कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट देखा है। सो ये चार्ट हमें क्या बताता है कि भाई ओवरऑल चाहे मार्केट कैसा भी हो, कितना भी वॉलेटाइल हो, कितने भी वॉर हो रहे हो, कितनी भी न्यूज आ रही हो, कितने भी टैरिफ लग रहे हो, ओवरऑल निफ्टी का डायरेक्शन इज अप। मतलब देर इज नो बैड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ऑफकोर्स इसमें आप थोड़ी एफिशिएंटली अगर नीचे नीचे के लेवल पे बाय करते हो तो आपके रिटर्न्स बाकी एक रेगुलर एसआईपी वाले आदमी से बेटर रहेंगे, बट वी विल डिस्कस दैट आगे इन दिस वीडियो। सो कीपिंग दिस एनालिसिस इनटू कंसिडरेशन, मैं आपके साथ अपना एक प्रैक्टिकल 2026 का व्यू तो शेयर करूंगा ही, बट बिफोर दैट एक बार निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। ओवरऑल फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने कैसी बाइंग एंड सेलिंग करी साल भर में, इसका एनालिसिस करते हैं। कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लीड किया है, कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को लैग, ये भी हम देख लेंगे। एंड इसी के साथ अगले साल का एक व्यू भी बना लेंगे। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। ऑलराइट, तो ये तो था हमारा ईयरली टाइम फ्रेम चार्ट। अगर अब मैं इसे वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज करूं, क्योंकि यहीं पे हमारे इमोशंस होते हैं, हम जनरली इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, या फिर उनको लगता है कि भाई जो भी हो शॉर्ट टर्म ही तो रियलिटी होती है। सो विद दैट पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 2025 से बेसिकली लगभग 60 डेज हो चुके हैं, 60 दिन से इंडियन स्टॉक मार्केट हर टाइम फ्रेम पे सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन ले दे के पिछले 60 डेज से मार्केट ने कोई भी नई, मतलब कोई भी नया ऐसा ब्रेक थ्रू या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ नहीं डिनोट किया है। इसे कंसोलिडेशन कहते हैं, जो कि काफी अच्छी बात होती है। कभी भी याद रखो, अगर ऑल टाइम हाई के पास में सीधा ब्रेकआउट आ जाए ना, तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होने के चांसेस कम होते हैं। अगर प्रीवियस ब्रेकआउट की हम बात करें, ये देखिए ये था हमारा निफ्टी का पिछला ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जब पिछली बार जब निफ्टी यहाँ पे आया था, तो यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, और यहाँ पे भी आपको कंसोलिडेशन देखने मिल रहा होगा, फॉलोड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीटेस्ट। मतलब सेम प्राइस जो था पिछले बुल रन से पहले 18,000 का जो एक रेजिस्टेंस था, 18,600 के रेजिस्टेंस पे मार्केट ने काफी समय बिताया। तो इस बार भी अगर ऐसा होता है, अगर 26,000 पे मार्केट थोड़ा और समय बिताता है, थोड़ा बहुत करेक्शन देखने में मिलता है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। ओवरऑल ईयरली बेसिस पे जैसा आप जानते हो मार्केट का ग्रीन क्लोजिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अब चलिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, दैट इज 30 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। एज यू कैन सी, जितने हम काफी वीक से सेम डेटा ट्रैक कर रहे हैं, मार्केट ने क्योंकि कोई ना तो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ना ही कोई सपोर्ट ब्रेक किया है, वी आर स्टिल कंसोलिडेटिंग। सो अभी भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,800 का, फॉलोड बाय 25,400 का लेवल रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसको हमें ट्रैक करना है। अगर ये टूटते हैं तो हम बोलेंगे भाई मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट आ सकता है। और अगर बुलिश सेंटीमेंट की बात करें तो एक ही नंबर है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होना चाहिए 26,300 के ऊपर। मार्केट ने सस्टेनेबल क्लोजिंग देनी चाहिए। लास्ट वीक में मैंने आपको सस्टेनेबल क्लोजिंग के बारे में कहा था। एज यू कैन सी कि भाई मार्केट ये जो वैसे गैप अप करता है ना, तो ये गैप सस्टेनेबल नहीं होती है। अगर ब्रेकआउट आना है तो प्रॉपर प्राइस एक्शन से हर एक प्राइस पे ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे गैप अप आ गया था, फिर गैप फिल हो गई, फिर यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, अब ये भी यहाँ पे देखो एक गैप अप हुआ था मार्केट में। तो जब जब मार्केट ऐसे गैप अप होता है ना, तो आप समझिए कि भाई ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं है। कहीं ना कहीं ये गैप अगर फिल हो जाए और फिर एक ब्रेकआउट हो तो इसे सस्टेनेबल कहा जाएगा। सो निफ्टी 50 एनालिसिस में तो अभी इतना ही है। निफ्टी 50 का अगर अपसाइड पे एक ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है, जिसके लिए हमें बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू लगेगा, सो देन द टारगेट कम्स अराउंड 27,000 का लेवल। दिस विल बी योर नेक्स्ट बड़ा टारगेट बेसिकली फॉर निफ्टी 50। कोई बड़ी बात नहीं है, 27,000 देखने में बहुत ज्यादा लगता है, बट एक्चुअली देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस से ये सिर्फ 5-4% ऊपर है, राइट। सो इतना तो रिटर्न बिल्कुल कभी भी निफ्टी एक महीने में भी दे सकता है, बट इसके ऊपर 2026 के व्यू में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है। सो अगर एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें, बेसिकली आने वाली वीकेंड की, अभी जो ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी, तो भाई यहाँ पे तो कॉल सेलर्स बहुत डोमिनेंट दिख रहे हैं। बेसिकली 26,100 एंड 26,200 पे बहुत ज्यादा कॉल ओआई है। कॉल ओआई होना मतलब रेजिस्टेंस होना कहते हैं, ये बेयर्स की पोजीशन होती है। मतलब ये लोग बेसिकली दीज आर द पीपल हु विल ट्राई देयर बेस्ट टू कीप द मार्केट बिलो 26,100 एंड 200। ऑन द अदर हैंड पुट ओआई की अगर बात करो तो 26,000 पे बहुत तगड़ा पुट ओआई है। मतलब आने वाले 2 दिन में डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग मोमेंटम। ना तो 26,000 ब्रेक होने के चांसेस दिख रहे, ना ही 26,200 ब्रेक होने के चांसेस दिख रहे, क्योंकि 2 ही दिन है, राइट। और उसमें भी अभी आपको पता होगा एफआईआई छुट्टी पे है, क्रिसमस का माहौल होता है वहां पे, तो दे आर नॉट वेरी एक्टिवली ट्रेडिंग। तो जो भी वॉलिटिलिटी होती है वो हम रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह की वजह से होती है, बट वी डू नॉट हैव इनफ मनी टू एक्चुअली क्रिएट अ न्यू ब्रेकआउट। हेंस यहाँ का ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस तो इतना ही काम का है। अब हम देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की फ्यूचर इंडेक्स पे कैसी पोजीशन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा।
सो अब ये डेटा देखिए, यहाँ पे आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इंडेक्स पे लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का आइडिया लगता है। तो अभी 11.6 11% आप बोल सकते हो लॉन्ग साइड पे पोजीशन बनी हुई है, जो कि बहुत कम होती है। पिछले हफ्ते से ये थोड़ी बेटर है। पिछले हफ्ते इंस्टीट्यूशन की फॉरेन इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग पोजीशन 8% थी, मतलब 9 से थोड़ा कम थी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने मिला है। ये बुलिश बिल्कुल नहीं होता है। कैश मार्केट में भी वो लोग ऐसा कोई बाइंग नहीं कर रहे, बट इसका ट्रेंड मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसमें ट्रैक क्या करना है। जब जब ये नंबर ऊपर जाएगा तब हम बोलेंगे कि हम बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली जब ये नंबर 50% से ऊपर आएगा तब हम बोलेंगे कि हम बुल रन में है। अब मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। मुझे वीकली एनालिसिस बनाते हुए ये 38 वीक्स हो चुके हैं, एक भी वीक मैंने मिस नहीं किया है। तो इसी बेसिस पे मेरे पास एक अच्छा डेटा भी बन जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये डेटा, तो अगर आप देखोगे तो मई महीने में ये नंबर 37% पे था, मतलब तब 37% इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन थी। उसके बाद अगर आप डेटा का ट्रेंड देखोगे तो देखो ये 42% पे आ गया था अगेन मई महीने में, मतलब थोड़ा सा और बुलिश नेचर आया होगा। फिर एक कम होना चालू हुआ और कम होते होते अगर आप देखोगे तो ओवरऑल 20% के ऊपर ये बहुत कम बार गया है। ये 14th वीक में मैं आ गया हूं, मतलब ये कौन सा महीना है, जुलाई महीने से अगर आप देखोगे तो सिंस जुलाई या फिर इनफैक्ट जुलाई से भी थोड़े दिन पहले से ओवरऑल एफआईआईस की इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन जो है ना, वो कभी ऐसा 20% 25% को भी क्रॉस नहीं करी है, जो कि एक साइन ऑफ कंसर्न था। दैट इज आपने देखा होगा कि मार्केट ऑल टाइम है जा भी रहा है अगर, तो ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, बार बार नीचे आ जा रहा है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर स्टिल नॉट बुलिश ऑन इंडियन मार्केट। इसके ऊपर डिटेल में मैं आपको थोड़ा कैश एनालिसिस से दिखाता हूं। अब जो डेटा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यह है एफआईआईएस का कैश मार्केट का बाय सेल पोजीशन, बेसिकली इंडियन इक्विटी मार्केट में ना, डेरिवेटिव नहीं, एफएनओ नहीं, को ऑप्शंस भी नहीं। बेसिकली कोई सीधा सीधा अपने पैसों से, कैश पैसों से उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने अगली पिछले वीक पूरा सेलिंग ही किया है। लास्ट टू लास्ट वीक, पिछले लाइक इससे पहले वाली वीक में एक अच्छी बात क्या हुई थी, लगातार 3 दिन की बाइंग देखने मिली थी, जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होता है। लेकिन अगले हफ्ते लगातार पूरे 4 दिन मार्केट 4 ही दिन खुला था क्रिसमस को मिला के, तो अगर 4 ही दिन खुला था तो चारों के चारों दिन सेलिंग करिए। नॉट अ गुड साइन। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि नेट नेट अगर देखा जाए तो ओवरऑल पूरा लाल लाल ही आपको दिख रहा है, मतलब पूरी सेलिंग ही हुई है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, क्योंकि महीना भी कंप्लीट हो रहा है, तो इस महीने उन्होंने ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की सेलिंग करी है, 2 ही दिन बचे हुए हैं बस। नॉट अ गुड साइन अगेन। देखिए अक्टूबर महीने में कम सेलिंग थी, फॉलोड बाय नवंबर में थोड़ी ज्यादा थी और दिसंबर में बहुत ही ज्यादा थी। तो ये तो बिल्कुल भी बुलिश सिनेरियो नहीं होता है। सो एफआईआईएस की इंडेक्स पे भी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है और कैश मार्केट में भी वो सेल कर रहे हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पे देखे तो इस साल कितना बेचा है भाई उन्होंने माल, तो बहुत ज़्यादा, पिछले साल से एकदम मैच ही कर लिया। पिछले साल 3 लाख करोड़ की सेलिंग करी थी और इस साल दो अगेन 3 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है। 3 लाख करोड़ का मैं आपको प्रैक्टिकल मतलब बताता हूँ, लगभग एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी को वाइप आउट कर दिया है। ऐसा समझो एक बहुत बड़ी इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कोई बड़ी कंपनी इन्होंने पूरी तरह से बेच दी। ऑफकोर्स कंपनी के नाम से डायरेक्टली मत समझिए, पर 3 लाख करोड़ की सेलिंग बहुत ही ज्यादा साइन ऑफ कंसर्न होता है। जिस भी साल में दे आर नेट बायर्स, आप वहां पे बोल सकते हो, कि जिस भी क्वार्टर में दे आर नेट बायर्स ना, आप बोल सकते हो कि मार्केट में एक अपवर्ड रैली आएगी। बट एफआईआई का इतना ज्यादा सेल करना एक इंडियन मार्केट के लिए वरीसम साइन तो जरूर है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस साल के टॉप सेक्टर्स कौन से थे। अगर साल भर के टॉप सेक्टर्स की बात करी जाए तो पीएसयू बैंक्स, मेटल एंड ऑटो सेक्टर ने पूरे के पूरे इंडियन इंडेक्स को लीड किया है। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर और यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग सेक्टर में भी एक अच्छा रैली देखने मिला होगा। फाइनेंसिंग सेक्टर में एक अच्छी बात क्या हो रही है, हमने इसे पहले भी काफी वीडियोस में डिस्कस किया है, रेपो रेट रिडक्शन साइकिल में है, मतलब अगले साल भी ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बहुत लाइकली है। एंड उसमें अभी लीड कर रहा है पीएसयू बैंक्स। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हो टू नो टॉप सेक्टर्स फॉर 2026 तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए जल्दी लाइक फर्स्ट वीक ऑफ जैन में एक वीडियो आपके लिए शेयर कर दूंगा, बट डू पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन। सो टॉप सेक्टर्स में तो आपको पीएसयू, मेटल, ऑटो और आपको बैंकिंग सेक्टर दिखा था, लेकिन अगर हम पुअर सेक्टर्स की बात करें, मीडिया सेक्टर ये इन जनरल एक पुअर इंडस्ट्री है। रियलिटी सेक्टर पे थोड़ी सी पिटाई हुई थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और आईटी सेक्टर ने भी -11% के रिटर्न्स दिए हैं। और एक मेजर रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एंजॉइंग दिस ऑल टाइम हाई इज बिकॉज दिस स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। मेजरली रिटेल इन्वेस्टर्स का जो बल्क पोजीशन होता है ना, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। हम हाई ग्रोथ के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो हम इक्विटीज को चुनते हैं। लेकिन अगर कोई इंडेक्स पूरे साल भर में नेगेटिव रिटर्न देता है तो इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो को होल्ड करने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड इन्वेस्टर एजुकेशन अभी भी इंडियन मार्केट में बहुत कम है। बट स्टिल फॉर नेक्स्ट ईयर टॉप सेक्टर्स टू वॉच में मैं इसका नाम जरूर इंक्लूड करूंगा। अगर सिंपली शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो इस वीक में डिफेंस सेक्टर बहुत बेटर परफॉर्म किया है। मेटल सेक्टर ट्रेंडिंग है, हम काफी दिनों से इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेटल सेक्टर अभी अपने ऑल टाइम हाई पे भी है। सो ये दोनों सेक्टर्स को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हो फॉर बुलिश ट्रेड्स। और पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में और कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमको करेक्शन देखने मिला है। आईटी सेक्टर भी अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच गया था, हमने ये भी डिस्कस किया था, तो वो भी अभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग्स में देखने मिल रही है। चलिए फाइनली 2026 का एक व्यू बनाते हैं, और ये प्रैक्टिकल व्यू रहेगा, तो मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत बड़ा बुल रन आने वाला है, निफ्टी 30,000 टच करेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एज अ रिसर्च एनालिस्ट एक व्यू शेयर करता हूं आपके साथ में। चलिए अब स्क्रीन पे मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, ये निफ्टी 50 का वैल्यूएशन चार्ट। देखिए ये निफ्टी 50 का पीई रेशियो है। पीई रेशियो क्या होता है कि भाई निफ्टी का प्राइस जो है, अभी जो 26,000 का प्राइस बोल रहे हो, इसके अगेंस्ट में निफ्टी की अर्निंग्स कैसी है।
अगर निफ्टी की अर्निंग्स इंक्रीज होती है तो ही निफ्टी का प्राइस एक आप बोल सकते हो कि ब्रेकआउट आएगा। सो अगर जनरली कंसिडर किया जाता है, अगर ये मीडियन से ऊपर हो, आपको ये लाइन दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये मीडियन लाइन है, राइट? दिख रहा है आपको एक मीडियन लाइन दिख रही है, ये इट इज एट 22.2। अगर मार्केट मीडियन लाइन के ऊपर होता है तो इसे कहा जाता है कि हम ओवर वैल्यूड मार्केट में है। मतलब अगर आप चार्ट को फिर से एक बार ध्यान से देखो तो निफ्टी अभी अंडर वैल्यूड नहीं है, मतलब ये बाइंग करने का सही समय नहीं है। निफ्टी अभी ओवर वैल्यूड कैटेगरी में है। जनरली ओवर वैल्यूड प्राइस से ब्रेकआउट नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं, पिछले साल 2024, बेसिकली 2024 में सितंबर महीने में निफ्टी का पीई रेशियो देखिए कितना था। बहुत ज्यादा हाई था, 24 का पीई था। तब से आपको याद होगा कि मार्केट में एक डीप करेक्शन आया था, और जैसे ही निफ्टी का मार्च 2025 में पी रेशियो एकदम 20s में आ गया था, एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड हो गया था, तो फटाफट एक रिकवरी भी आ गई। मतलब बड़े लोग कब बाय करने की कोशिश करते हैं? इंस्टीट्यूशंस हो गया, पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स हो गए, क्यूआईबीज बोलते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, या फिर क्वालिफाइड रिटेल इन्वेस्टर्स भी, जिन लोगों ने एजुकेशन लिया होता है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, वो लोग इन लेवल्स पे बाइंग करने की कोशिश करते हैं। वेयर जनरल रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट भागने के बाद मार्केट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सो आई कम बैक टू द पॉइंट, एज ऑफ टुडे निफ्टी 50 अंडर वैल्यूड नहीं है। सो निफ्टी 50 अंडर वैल्यूड कब होगा? यू कैन से कि भाई 21 के पीई पे लगभग निफ्टी 50 अंडर वैल्यूड हो सकता है, जब 22 के नीचे थोड़ा अच्छा खासा गिर जाए। सो निफ्टी को 21 का पीई अचीव करने के लिए और 7% गिरना पड़ेगा। मैं फिर से निफ्टी के चार्ट पे आता हूं। कहने का मतलब यह है कि निफ्टी 50 यहां से अगर 7% और गिरता है, देखिए 7% यहां कहीं आता है, आप तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट पे ही नहीं आ रहा है। देखिए 7% फॉल का मतलब होगा लगभग 24,300 का लेवल, 24,200-300 का लेवल। तो आप बोलोगे कि भाई साल की शुरुआत में इतना बेरिश व्यू आप दे रहे हो, सीधा 26,000 तो छोड़ो, आप 24,000 आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अब जनवरी महीने में अर्निंग्स आने वाली है। सो अर्निंग्स जब आती है तो निफ्टी का मैंने आपको बताया, प्राइस टू अर्निंग में प्राइस होता है और डिनोमिनेटर में अर्निंग होती है। अर्निंग हर महीने चेंज नहीं होती है, हर क्वार्टर चेंज होती है। तो अभी दिसंबर क्वार्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, अगले क्वार्टर की अर्निंग जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और निफ्टी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ईपीएस 3% से इंक्रीज होता है, तो फिर निफ्टी को अपना फेयर वैल्यूएशन अचीव करने के लिए, अंडर वैल्यूड होने के लिए 7% नहीं बल्कि सिर्फ 3% गिरना पड़ेगा, जो कि 25,000 का लेवल रहेगा। सो यस, कैन वी टच 25,000? चांसेस लुक कि हाँ भाई है, बट दैट वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू एक्चुअली बल्क बाय, या फिर इट वुड बी अ रियली गुड लेवल टू स्टेप अप योर एसआईपी। आज के तारीख में अगर मार्केट यहाँ पे है और ब्रेकआउट दे भी देगा, तो क्या कर लोगे आप? यहाँ पे आपको पैसा डालना बहुत रिस्की गेम है, क्योंकि नीचे का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर 2-4% मार्केट गिर जाए, अर्निंग्स बहुत अच्छी आ जाए, थोड़ा समय भी बीत जाए, तो क्वार्टरली अर्निंग्स को और कंसोलिडेट करने का मौका मिलेगा। अगले क्वार्टर की अर्निंग्स और अच्छे से प्रिपेयर होगी, तब आपको यहाँ पे एक्चुअली अगले बुल रन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सो विद दैट इनटू कंसिडरेशन, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, निफ्टी 50 का वैल्यूएशन अभी अच्छा नहीं है। या तो अच्छी क्वार्टरली अर्निंग्स आ जाए। अब देखो अगले क्वार्टर में बहुत धांसू अर्निंग्स नहीं आ सकती कि भाई निफ्टी का पी एकदम बिना कुछ गिरे 20s में आ जाए। तो इसके लिए दो चीजें हो सकती है, तो अगला क्वार्टर ठीक ठाक रहे और मार्केट थोड़ा बहुत गिर जाए, या फिर ये वाले क्वार्टर के और अगले क्वार्टर दोनों के दोनों बेसिकली इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग्स बहुत तगड़ी आ जाए और तब तक मार्केट कोई ब्रेकआउट ना दे, तो डेफिनेटली अगले को बेसिकली अगले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल महीने से आपको एक अच्छा बुल रन देखने मिल सकता है। इसके ऊपर हम फर्दर एनालिसिस जरूर करेंगे इन्हीं वीडियोस में, तो सब्सक्राइब कर लेना। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एज ऑफ टुडे निफ्टी 50 ब्रेकआउट के लिए रेडी नहीं है। अगर एक ब्रेकआउट आ भी जाता है मान लीजिए, तो अपसाइड पे आप देखोगे वैल्यूएशन वाइज पोटेंशियल ज्यादा नहीं है। समवेयर अगर सिर्फ मार्केट यहाँ से 7-8% ऊपर चले जाता है तो एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड हो जाएगा, और 7-8% भी ऐसे कोई क्रेजी रिटर्न्स तो होते नहीं है। लेट मी जस्ट प्लॉट दोज लेवल फॉर यू। यहाँ से 7% की अगर आप बात करते हो तो लगभग 27,900 या 28,000 तक के आते हैं। सो याद रखना, अगर इमीडिएट ब्रेकआउट आता है, बजट बहुत अच्छा आ जाता है, मार्केट में सर्टेनली एकदम से कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट अगर आ जाता है, तो भी याद रखना मार्केट अगर ओवर वैल्यूड हो जाए तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, एंड जब अंडर वैल्यूड होता है तब बाइंग करनी चाहिए। इस ईयरली एनालिसिस वीडियो में आपको थोड़ा मैंने नॉलेज भी दे दिया है। बाय द वे, अगर आप स्टॉक मार्केट एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, मैं पहली बात तो बहुत जोर से एनकरेज करता हूँ ये चीज को कि आप स्टॉक मार्केट पढ़ो, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। यहाँ वहाँ की टिप्स और पेनी स्टॉक में फंसने से बेटर है कि आप स्किल्ड वे से एक्चुअली पैसे कैसे बनाना है समझ लो। क्रिसमस के अच्छे खासे ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दे रखा हुआ है। मैंने हर एक कोर्स के ऊपर में ऑफर तो चल ही रहे, प्लस एडिशनली मैंने मिनी कोर्सेस लॉन्च किए हैं। आप देख सकते हो ये छोटे छोटे कोर्सेस हैं, इनमें एक एक टॉपिक को हमने कवर किया है। आप चाहो तो इनको भी एक बार में पढ़ सकते हो। लिटरली आधे एक घंटे में आपका स्टॉक मार्केट स्किल डेवलप होता जाएगा। एज एन एजुकेटर एंड एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी तरह के ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड कोलैबोरेशन या फिर कोई भी तरह के एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करता हूं। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू डू। मुझे लोगों को स्टॉक मार्केट पढ़ाना है, मुझे स्टॉक मार्केट अवेयरनेस को इंक्रीज करना है, एंड दैट इज द रीजन वाई मैं ऐसे अफोर्डेबल कोर्सेज शूट करके आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूं। सो एक्चुअली डू कंसिडर क्रिसमस ऑफर्स का फायदा जरूर उठाना। अगर ये ईयरली एनालिसिस वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टॉप सेक्टर्स टू वॉच इन 2026 अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।